दोस्तों, ये कहानी है बैरल की, जो कि एक अधेड़ उम्र का आदमी है और शांति से अपने छोटे से गांव में रहकर अपना छोटा सा डोजो चलाता है। और एक दिन उसकी पुरानी स्टूडेंट उसके पास आकर कहती है कि उसे एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना होगा और अगर उसने ये बात नहीं मानी तब उसे सजा मिलेगी, शायद मौत की सजा। तो क्या बैरल अपनी आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे अधेड़ उम्र के मेन कैरेक्टर को तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं और इसका नाम बैरल है और इसकी अब तक शादी नहीं हुई है। इसीलिए उसके पिता कहते हैं, तुम्हें मास्टर बने 20 साल हो चुके हैं पर अब तक मैंने अपने पोतों का चेहरा नहीं देखा। जो सुन बैरल कहता है, पोते, पर मेरी तो अब तक शादी तक नहीं हुई। उसके पिता कहते हैं, तो तुम्हें अपने स्टूडेंट्स में कोई अच्छी सी लड़की देख लेनी चाहिए। पर बैरल ये कहते हुए चला जाता है कि मेरा रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तलवारबाजी पसंद है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बैरल अपने पुरखों का डोजो चलाता है। यहाँ वो बच्चों को तलवारबाजी सिखाता है और बचपन से ही बैरल का सपना एक महान तलवारबाज बनने का रहा है और इसीलिए उसने तलवारबाजी सीखी। और भले ही वो तलवारबाजी में बेस्ट ना हो, पर वो इतना तो जानता है कि अपने स्टूडेंट्स को सिखा सके और उसके डोजो से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स काफी सक्सेसफुल होते हैं। अब अगले सीन में खाना खाते हुए उसके पिता कहते हैं, मैं बस अपने पोतों का चेहरा देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम भी तो कुछ कहो फ्रैनी। ये मोहतरमा बैरल की माँ है। सो उसकी माँ कहती है कि उसे आज नहीं तो कल कोई ना कोई मिल ही जाएगी और देखना एक दिन हम अपने पोतों का चेहरा जरूर देखेंगे। ये बात सुन बैरल का खाना उसके गले में फंस जाता है। पर तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बैरल दरवाजा खोलता है तो बाहर उसकी एक पुरानी स्टूडेंट थी। ये थी एल्यूसिया साइटर्स। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एल्यूसिया रॉयल नाइट्स की कमांडर है। बैरल पूछता है, तुम यहाँ आज कैसे? एल्यूसिया बताती है कि रॉयल नाइट्स की कमांडर होने के नाते वो उन्हें तलवारबाजी भी सिखाती है और अब वो चाहती है कि उसके मास्टर बैरल रॉयल नाइट्स के स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन जाएं। बैरल कहता है, तुम मजाक कर रही हो है ना? पर एल्यूसिया बैरल को इंपीरियल ऑर्डर दिखाती है जहां उसे इंस्ट्रक्टर के तौर पर चुन लिया गया है और अगर उसने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। चलिए मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी सी कन्या मिल जाए। वैसे एल्यूसिया भी बुरी नहीं है। बैरल कहता है, बकवास करना बंद कीजिए। पर हम देखते हैं कि ये बात सुन एल्यूसिया शर्माने लगती है। लेकिन दोस्तों, बैरल के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, उसे ना चाहते हुए भी कैपिटल जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि बैरल एल्यूसिया के साथ कैपिटल जाने के लिए निकल चुका है। बैरल देखता है कि एल्यूसिया के पास अभी भी वो तलवार होती है जो उसने उसे ग्रेजुएशन के दौरान दी थी और ये तलवार एल्यूसिया को बहुत पसंद है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बैरल सोचता है कि स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। पर एल्यूसिया यहाँ काफी खुश होती है कि अब उसके मास्टर कैपिटल में एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन जाएंगे। साथ ही वो ये भी बताती है कि बैरल को कैपिटल में स्वॉर्ड मास्टर के रूप में जाना चाहता है। पर बैरल मन में कहता है, सिर्फ यही ऐसा सोचती है। पर तभी एल्यूसिया कहती है, मैं खुद को आपके लायक बनाऊंगी। बैरल पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। और इसी तरह ये लोग पहुंच जाते हैं बाल्ड्रन द कैपिटल। जिसके बाद ये राज्य में अंदर आते हैं और यहाँ एल्यूसिया बैरल को एक आलीशान होटल में छोड़कर चली जाती है। वो उसे लेने के लिए कल सुबह आएगी। फिर अगले दिन एल्यूसिया अपने सभी नाइट्स के सामने ये ऐलान करती है कि आज से उसके मास्टर बैरल उनकी लाइब्रेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर होंगे और अब वो आपसे कुछ शब्द कहेंगे। नर्वस बैरल सभी से बस इतना कहता है कि वो अपना बेस्ट करेगा। पर यहाँ कुछ लोगों को बैरल की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद एल्यूसिया बैरल को बताती है कि उसे महीने में 3 से 4 बार उसके नाइट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए आना पड़ेगा। मतलब बैरल यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, वो अपने गांव जाएगा और गांव से आया करेगा यहाँ पर तभी इनकी ओर एक और लड़की दौड़ते हुए आती है। इसका नाम कुरूनी है और ये भी बैरल की स्टूडेंट रह चुकी है और ये भी अब एक नाइट बन चुकी है। ये करीब 2 साल पहले बैरल के डोजो में ट्रेनिंग करती थी और ये बहुत ही ज्यादा मेहनती है और यहाँ वो बैरल को फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब रात के वक्त अपने गांव की ओर जाते हुए बैरल यही सोच रहा था कि आज का दिन उसका काफी लकी रहा, वो अपने पुराने स्टूडेंट से मिल सका। जिसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ मेहमान आए हुए हैं। रेंड्रेड नाम का ये लड़का खड़ा होकर कहता है, बहुत लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं, है ना मास्टर? यहाँ रेंड्रेड अपनी बीबी और बच्चे के साथ आया था। बैरल कहता है कि आज का उसका दिन काफी लकी है, आज वो अपने पुराने स्टूडेंट से मिल रहा है। और तभी बैरल के पिता कहते हैं
बैरल, तुम कैपिटल वापस लौट जाओ और तब तक घर मत आना जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। और ये सुन बैरल शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि रेंड्रेड अपने परिवार के साथ गांव में शिफ्ट होने वाला है और अब वो एडवेंचरिंग छोड़ देगा। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि भले ही एडवेंचरर्स को काफी ज्यादा पैसे मिलते हो, पर इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। पर अब रेंड्रेड ऐसा नहीं कर सकता। तभी बैरल के पिता कहते हैं, रेंड्रेड हमारे परिवार का ट्रेनिंग स्टाइल जानता है, वो तुम्हारी जगह पर यहाँ बच्चों को डोजो में पढ़ा सकता है। रेंड्रेड कहता है, मैं ऐसा करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ मास्टर। पर बैरल ये बात जानता है कि उसके पिता ने रेंड्रेड को बहला फुसला लिया है। और अगले दिन बैरल फिर से टाउन में लौट आता है और वो ये सारी बात एल्यूसिया को बताता है। और अब वो एल्यूसिया के साथ अपने रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा है। एल्यूसिया कहती है, आपके रहने के लिए एक अच्छी जगह? हाँ, आप मेरे साथ मेरे घर पर भी रह सकते हैं। पर बैरल इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। बेचारी एल्यूसिया। पर दोस्तों, बैरल को एल्यूसिया की बात सिर्फ एक मजाक लग रही थी। तभी एल्यूसिया उससे कहती है कि पहले हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों, ये एल्यूसिया का डेटिंग प्लान है। पर तभी अचानक इन्हें एक आवाज आती है। रॉयल नाइट्स की कमांडर एक आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही है? दोस्तों, ये बात कहने वाली एक बहुत ही मस्कुलर औरत थी। इन मोहतरमा का नाम है लिसेंड्रा। बैरल पूछता है कि कौन है ये? वो कहती है, ये इतनी खास नहीं कि आपको इसके बारे में जानना हो। पर तभी लिसेंड्रा उसकी ओर आकर कहती है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। और ये बुढ़ा कौन है जिसके साथ तुम घूम रही हो? लेकिन जैसे ही वो देखती है कि ये तो मास्टर बैरल है, वो हक्की बक्की रह जाती है। वो बैरल से कहती है, ये मैं हूँ लिसेंड्रा सुरैना। मैं जब बहुत छोटी थी तब आपने मेरा पालन पोषण किया और मुझे तलवारबाजी सिखाई। उसकी बात सुन बैरल को याद आता है कि उसे नदी किनारे एक बच्ची मिली थी जिसे वो अपने घर ले आया था। दोस्तों, अब लिसेंड्रा एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर बन चुकी है जो कि काफी हाई रैंक होती है। वो बैरल से माफी मांगती है कि डोजो से जाने के बाद वो फिर कभी उससे मिलने नहीं आ पाई। और बैरल कहता है, मैं ये देख खुश हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जी रही हो। फिर लिसेंड्रा पूछती है कि आप इस जैसी लड़की के साथ क्यों हैं? एल्यूसिया गुस्से में आकर बताती है कि मास्टर हमारी लाइबेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं और यहाँ मैं इनके साथ इनके रहने के लिए एक जगह ढूंढवा रही हूँ। लिसेंड्रा कहती है, मैं आगे का काम संभाल लूंगी, तुम जा सकती हो। बैरल देखता है कि भैया ये माहौल बिगड़ रहा है। फिर शाम होते होते लिसेंड्रा बैरल के रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेती है। पर इन दोनों की कैट फाइट अभी भी जारी होती है और फिर ये दोनों एक साथ यहाँ से चली भी जाती हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए बैरल कहता है, अब मैं जवान नहीं रहा कि शहर में आने का लुत्फ उठाऊं। फिर अगले दिन लाइब्रेरियन ऑर्डर में हम एक नाइट को दूसरे नाइट के साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहां ये आसानी से जीत जाता है। पर तभी एलिसिया आकर बताती है कि अब से तुम सबको मास्टर बैरल ट्रेनिंग देंगे। और तभी ये नाइट आकर कहता है, लाइब्रेरियन ऑर्डर के नाइट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए आपकी ताकत काफी ज्यादा होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मास्टर बैरल इतने ताकतवर हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम हैंडब्लिट्स ड्रॉट है, लाइब्रेरियन ऑर्डर का वाइस कमांडर। ये कहता है, मास्टर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर मैं आपके साथ एक डुएल करना चाहता हूँ। एल्यूसिया कहती है, आपकी काबिलियत दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। बेचारा बैरल। अब इनके बीच मुकाबला शुरू होने वाला है और सभी को लगता है कि बैरल यहाँ नहीं जीत पाएगा। भले ही वो एल्यूसिया का मास्टर हो, पर वो तब उसका मास्टर था जब एल्यूसिया छोटी थी। तभी हैंडब्लिट्स कहता है, कमांडर बहुत अच्छी हैं। वो अपने बूढ़े मास्टर को एक नई पहचान देना चाहती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप इसके लायक हैं। बैरल मन में कहता है, शायद से ये सही कह रहा है, मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। पर दोस्तों, बैरल यहाँ फैसला करता है कि वो यहाँ हारेगा नहीं, वो एल्यूसिया की नाक नहीं कटने देगा। तभी हैंडब्लिट्स आकर बैरल के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। उसके हमलों से बचता हुआ बैरल कहता है, ये तो कमाल का है। पर इसके बाद बैरल सही मौका देखकर कुछ इस तरह हैंडब्लिट्स को मारता है। शायद से ये राउंड खत्म हो गया, जिसके बाद ये दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। पर इस बार हैंडब्लिट्स और भी ज्यादा गुस्से में था। वो सीधा आकर बैरल पर हमले करने लगता है। बैरल नोटिस करता है कि इसकी स्पीड और ताकत उससे भी ज्यादा है और तभी हैंडब्लिट्स फिर से बैरल पर वार करता है, पर बैरल उसे दूर धकेल देता है। पर अब गुस्से में आकर हैंडब्लिट्स अपना अल्टीमेट अटैक करने लगता है, जो तलवारों को भी तोड़ देता है। हैंडब्लिट्स हवा की तरह घूमता है, पर वो जैसे ही बैरल पर हमला करता है, बैरल उसके सामने से गायब हो चुका था। हैंडब्लिट्स को एहसास तक नहीं होता कि बैरल कब उसके पीछे आ गया। यहाँ उसके होश उड़ चुके हैं। हैंडब्लिट्स हार मानकर बैरल से कहता है, आप तो कमाल के हैं, प्लीज आप मुझे भी तलवारबाजी सिखाइए ना। बाकी सब लोग भी ये देख काफी हैरान हो चुके थे, पर एल्यूसिया और कुरुमी दोनों ही जानती थी
कि क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर बैरल के आने की खुशी में ये सब शराब पी रहे हैं। हेनरिट कहता है आपके साथ रूड बिहेव करने के लिए माफ कर दीजिएगा। बैरल कहता है अरे नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। पर तभी एल्यूसिया कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था मास्टर बैरल ताकतवर हैं। तभी कुरूनी बताती है कि कमांडर और वाइस कमांडर काफी ज्यादा शराब पी सकते हैं, मैं तो उनके लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। तभी हेनरिट्स कहता है आपकी तलवारबाजी देख मैं बहुत हैरान हूँ मास्टर, मुझे पता भी नहीं चला कि कब आप मेरे पीछे आ गए। बैरल बताता है कि उसने बस हेनरिट्स के घूमने की स्पीड को मैच किया था। एल्यूसिया कहती है मास्टर के लिए सब कुछ आसान है। बैरल कहता है अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारी मूव को नहीं समझ पाता तब मैं हार जाता। दूसरी ओर हम गांव में बैरल के पिता के साथ रैंड्रेड को देखते हैं। बैरल के पिता कहते हैं शुक्रिया रैंड्रेड, तुमने मेरा साथ दिया, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि बैरल सिर्फ गांव में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अरे उसका नाम तो पूरी दुनिया में गूंजेगा। रैंड्रेड भी कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी एडवेंचरिंग के दौरान मैं काफी सारे माहिर एडवेंचरर्स से मिला, पर मैंने कोई भी मास्टर बैरल जैसा नहीं देखा। सो दोस्तों ये देखने में काफी मजा आने वाला है कि बैरल आगे क्या क्या कमाल करता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि नाइट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी बैरल उनसे कहता है कि तुम सबको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें करके भी दिखाता है। अपने ओपोनेंट से थोड़ी दूरी मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि एक भी कदम आगे या पीछे होना आपकी हार जीत का फैसला करता है। ये बात सुन सभी हैरान होकर बैरल को ही घूरने लगते हैं। बैरल को लगता है कि जो उसने उन्हें बताया है वो उनके इतने काम का नहीं है। फिर अगले सीन में हैंडब्लिट्स बैरल से कहता है मास्टर आज हमें इतना कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया। बैरल को लगता है कि सभी लोग उसे इतना ध्यान से इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो उस मुकाबले में हैंडब्लिट्स से जीत गया था। तभी कुरूनी आकर कहती है मास्टर क्या आज आप दोपहर में फ्री हैं? क्योंकि मैं आपको कैपिटल में घुमाना चाहती हूँ। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि बैरल कैपिटल के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है, इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो बात सुन कुरूनी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और हमें पता चलता है कि बैरल को कैपिटल में आए अब एक हफ्ता हो चुका है। अगले सीन में हम एल्यूसिया को कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं। एल्यूसिया यहाँ अपने लाइब्रेरियन ऑर्डर के लिए कुछ प्लान्स बनाकर आई है। जिसके बाद वहाँ से आते हुए एल्यूसिया कहती है कि वो एक नाइट कमांडर इसीलिए बनी ताकि वो अपने मास्टर को उस गांव से निकालकर उस ऊंचाई तक पहुँचाए जिसके वो लायक है। जिसके बाद हमें पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है जब एल्यूसिया के माता पिता बैरल के गांव में नए नए आए थे। उन्होंने इस डोजो के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए वो यहाँ आते हैं ताकि उनकी बेटी आत्मरक्षा सीख पाए। जिसके बाद बैरल से कहता है हेलो मेरा नाम बैरल है और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये देख कि बैरल कितना अच्छा इंसान है एल्यूसिया खुश हो जाती है। जिसके बाद बैरल ने एल्यूसिया को तलवारबाजी सिखाना शुरू किया। उसने एल्यूसिया की ट्रेनिंग भी कराई ताकि वो तेजी से मूव कर सके। और एल्यूसिया के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। और लगभग 2.5 सालों तक बैरल ने उसकी बेसिक सी ट्रेनिंग कराई, पर इसमें एल्यूसिया को कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। वो दिन ब दिन बेहतर और ताकतवर बन रही थी और जब भी वो इम्प्रूवमेंट करती बैरल उसे शाबाशी देता, जिससे एल्यूसिया को बहुत खुशी होती। और इसी टाइम पर रैंड्रेड भी बैरल से तलवारबाजी सीख रहा था। उसके बाद एल्यूसिया की बारी आती है। वो तुरंत बैरल की ओर हमला कर देती है, पर पल भर में हार जाती है। बैरल उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट बहुत तेज हैं, तुमने हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार किया। और दोस्तों इस टाइम पर एल्यूसिया को यही लगता था कि हर एक स्वॉर्ड्समैन बैरल की तरह एक्सपर्ट होता है। पर फिर एक दिन बैरल के डोजो का मुकाबला एक दूसरे डोजो से होता है, जहां दोनों डोजो के बच्चे एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। सबसे पहले मुकाबला होता है रैंड्रेड का, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। जिसके बाद एल्यूसिया की बारी आती है। अपने ओपोनेंट को देख एल्यूसिया कहती है कि अरे इस पर हमला करना तो बहुत आसान है। जिसके बाद वो ओपोनेंट एल्यूसिया पर हमला करने आता है, पर एल्यूसिया उसे बहुत आसानी से हरा देती है। बैरल का डोजो ये कंपटीशन जीत जाता है और ये सभी अपने गांव की ओर जाने लगते हैं। यहाँ एल्यूसिया पूछती है मास्टर क्या हमारा डोजो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हम सभी उस दूसरे डोजो के खिलाफ बहुत आसानी से जीत गए। पर बैरल कहता है ये कहना गलत होगा कि हमारा डोजो उनके डोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं तुमसे यही कहूँगा कि भले ही तुम्हारी हार हो या जीत, तुम्हें हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर अचानक ही एल्यूसिया को याद आता है कि वो कुछ भूल गई है, इसीलिए वो अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। वो भागते हुए उसी डोजो में आती है और देखती है कि उसकी जो इयरिंग है वो इस डोजो के बच्चों के पास होती है, पर वो इसे एल्यूसिया को देने के बजाय उसे पीछे फेंक देते हैं।
और कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसीलिए तुम जीत गई, वरना हमसे जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और ये कहकर ये लड़का एल्यूसिया पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर वक्त पर एल्यूसिया के सामने बैरल आ जाता है। वो कहता है तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर अभी भी वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और बैरल पर ही हमला कर देता है। और दोस्तों बैरल यहाँ पर उस लड़के की तलवार बहुत ही स्मूथली उससे छीन लेता है और फिर वहाँ मौजूद उन सभी बच्चों को चुटकी बजाते ही हरा देता है। लेकिन जब फिर से ये लड़का बैरल पर हमला करने वाला होता है, तभी उसके मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं बेवकूफ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने किसके सामने अपनी तलवार उठाई है? बैरल कहता है अरे आप इतना गुस्सा मत कीजिए। पर वो आदमी बैरल के सामने झुककर अपने स्टूडेंट्स की ओर से माफी मांगने लगता है। बैरल कहता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्यूसिया को उसका इयररिंग मिल चुका है, पर एल्यूसिया यहाँ कहती है मेरी वजह से आपको चोट आ गई, वो सब मेरी गलती थी। पर बैरल कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी एल्यूसिया, बल्कि मुझे ही तुम्हारे साथ वहाँ चलना चाहिए था। पर मुझे इस बात की तसल्ली है कि तुम्हें कहीं चोट नहीं आई। और ये बात सुन एल्यूसिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जो देख बैरल कहता है अरे रो मत, चलो हम ऐसा करते हैं कि कहीं खाना खाने चलते हैं, सिर्फ हम दोनों, बाकी के बच्चों को मैं घर भेज दूंगा। पर दोस्तों यहाँ एल्यूसिया के रोने की वजह ये नहीं थी कि वो यहाँ उदास थी, बल्कि उसका दिल यहाँ इमोशन से इतना भर गया था कि वो अपने आंसू यहाँ रोक ही नहीं पा रही थी। अब इसके बाद फिर से कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि बैरल और एल्यूसिया के बीच एक और मुकाबला होने वाला है। और इस बार हम देखते हैं कि एल्यूसिया बैरल के हमले को रोककर उसे हरा देती है। और अब आती है उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी। बैरल कहता है अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। पर दोस्तों सिर्फ एल्यूसिया ही ये बात समझती है कि बैरल के सामने वो कुछ नहीं है। पर यहाँ वो अपने मास्टर के फैसले की इज्जत करते हुए वो तलवार ले लेती है, जिसके बाद वो कैपिटल आती है इस फैसले के साथ कि वो दुनिया को दिखा देगी कि उसके मास्टर तलवारबाजी में सबसे अव्वल हैं। और यहाँ नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए उसे एक एग्जाम देना पड़ता है और यहाँ वो बहुत आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है और उसे नाइट्स ऑर्डर में भर्ती कर लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी एल्यूसिया जानती है कि ये रॉयल एग्जामिनर भी उसके मास्टर के सामने कुछ नहीं है। उसके मास्टर की स्पीड और मूवमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और इसी वजह से एल्यूसिया फैसला करती है कि वो अपने मास्टर को टॉप पर पहुँचाएगी, क्योंकि वो ये डिजर्व करते हैं। और इसीलिए वो मेहनत करके एक नाइट कमांडर बनती है, जिसके बाद अब उसके पास इतनी ताकत आ चुकी है कि वो अपनी लाइब्रेरियन ऑर्डर के लिए एक इंस्ट्रक्टर चुन सके। और भले ही एल्यूसिया को डोजो से आए बहुत वक्त गुजर चुका हो, पर वो जानती है कि उसके मास्टर की स्किल्स अभी भी बहुत तेज हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और कुछ लोगों को लगता हो कि मैं यहाँ बहुत बड़ा डरा कर बात कर रही हूँ, और ये सच है कि मेरे मास्टर टॉप पर होना डिजर्व करते हैं। और इसीलिए एल्यूसिया ने ये सब कुछ किया। जिसके बाद वो हैंडब्लिट से आकर पूछती है आज की ट्रेनिंग कैसी रही। वो बताता है कि मास्टर बैरल ने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हुए हमें कई सारी नई चीजें सिखाई। एल्यूसिया पूछती है वैसे अब वो कहाँ हैं? हैंडब्लिट्स बताता है कि कुरूनी मास्टर को कैपिटल घुमाने ले गई है। ये बात सुन एल्यूसिया कहती है कि क्या मास्टर को कैपिटल घुमाना, वो तो मैं करना चाहती थी। हैंडब्लिट्स पूछता है आपने कुछ कहा क्या? वो कहती है कुछ नहीं। जिसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ कुरूनी बैरल को बाजार घुमा रही थी। कुरूनी बैरल को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में घुमा रही थी। बैरल कहता है पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए, है ना? कुरूनी बताती है कि उस ओर पैलेस एंड चर्च हैं, सिर्फ विजिटर ही वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। पर तभी बैरल का नाम लेते हुए यहाँ एक और लड़की आती है। इसका नाम फिसेले हार्बेलियर है, पर बैरल से पहचान नहीं पाता। पर कुरूनी इसे जानती है। सो फैसल बैरल को उसके डोजो की ग्रेजुएशन शॉट दिखाती है। बैरल को याद आता है कि अरे ये तो फैसल है। वो कहती है आप मुझे भूल गए, आप कितने बुरे हो। दोस्तों फैसल कुरूनी के साथ ही ट्रेनिंग किया करती थी और बैरल ने उसे पिछले 5 सालों से नहीं देखा है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। वैसे अब फैसल मैजिक कॉर्प्स का चमकता हुआ सितारा बन चुकी है। जो सुन बैरल सोचता है पर हमारे डोजो में तो तलवारबाजी सिखाई जाती है, फिर मैजिक कैसे? जिसके बाद फैसल बताती है कि वो यहाँ पर कुछ मैजिकल एक्सेसरीज खरीदने आई है। जिसके बाद वो बैरल को एक अंगूठी दिखाती है जिसमें से आग निकलती है। इन अंगूठियों की मदद से कोई नौसिखिया भी मैजिक का यूज आसानी से कर सकता है, पर फैसल तो इसके बिना भी मैजिक का यूज कर सकती है।
मतलब फैसल अब एक विजार्ड बन चुकी है। और दोस्तों, एक विजार्ड बनना बहुत मुश्किल होता है, यानी फैसल ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और इसीलिए बेरिल को उस पर गर्व होता है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी किसी बुढ़ी का पर्स चुरा कर भागने लगता है, जो देख यहाँ फैसल अपनी तलवार निकाल लेती है, जिसके बाद वो उसे मैजिक से इन्फ्यूज कर उस चोर की ओर हमला करके उस चोर को पकड़ लेती है। फिर कुरूनी उसे पकड़ के कहती है, तुम पकड़े जा चुके हो, मैं एक नाइट हूँ। तभी बेरिल कहता है, तुम्हारा मैजिक कमाल का है फैसल। दोस्तों, यहाँ फैसल ने अपने मैजिक को स्वॉर्ड के साथ इन्फ्यूज करके एक ही बार में स्वॉर्ड और मैजिक का यूज किया। दोस्तों, यहाँ पर बेरिल फैसल को शुक्रिया कहता है, क्योंकि विजार्ड बनने के लिए फैसल ने अपनी तलवारबाजी नहीं छोड़ी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बेरिल सुबह जल्दी उठ जाता है। सुबह उठने के बाद बेरिल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल एरिया की ओर जा रहा है और इस दौरान बेरिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। पर तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो अपने पीछे एक छोटी सी बच्ची को देखता है। बेरिल उससे पूछता है, क्या तुम खो गई हो? तुम बेरिल गार्डिनेंट हो ना? मेरा नाम लूसी डायमंड है, मैं लाइब्रेरिस किंगडम की मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हूँ। जो सुन बेरिल कहता है, वाह, शहर के बच्चे कितने अजीबोगरीब गेम खेलते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? ये बात सुन लूसी बेरिल को मैजिक का यूज करके भी दिखाती है। ये देख बेरिल को यकीन हो जाता है कि लूसी सच में मैजिक कॉर्प्स का हिस्सा है। जिसके बाद लूसी कहती है, चलो एक साथ घूमते हुए बात करते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लूसी को फैसल के जरिए ये बात पता चली कि उसके मास्टर बाल्ट्रेन में आए हुए हैं और तुमसे मिलने के बाद वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि फैसल की स्वॉर्ड मैजिक स्किल्स कमाल की हैं और वो इसका पूरा श्रेय अपने मास्टर को देती है। पर बेरिल कहता है, नहीं, ये उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। और दोस्तों, हमें पता चलता है कि लूसी उम्र में बेरिल से भी बड़ी है, पर बेरिल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन अगले ही सीन में ये दोनों एक एरेना में पहुंच जाते हैं। लूसी जानबूझकर बेरिल को यहाँ लेकर आई है। जिसके बाद लूसी कहती है, मैं हर दिन मैजिक के बेसिक्स को सीखती रहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। बेरिल कहता है, ये देखना कि हम खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगले ही पल में लूसी बेरिल की ओर हमला कर देती है और हमें पता चलता है कि लूसी बेरिल के साथ लड़कर ये देखना चाहती है कि उसने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। लूसी को इतना सीरियस देख बेरिल भी अपनी तलवार निकाल लेता है और अब होगा इनके बीच एक मुकाबला। एपिसोड 3 शुरू होता है और लूसी पूछती है, तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो ना? बेरिल कहता है, शायद तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रही हो। लूसी कहती है, चलो देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। और इसके बाद वो एक काफी बड़ा फायर अटैक क्रिएट करती है और उससे बेरिल की ओर हमला करती है, पर बेरिल उसके इस हमले को डॉच कर देता है। जिसके बाद लूसी लगातार बेरिल के ऊपर हमले करने लगती है, जिससे बेरिल को परेशानी हो रही थी। और इसके बाद लूसी बेरिल के ऊपर ये बड़े बड़े बर्फ के पत्थर फेंकती है, पर बेरिल उन सबको काट देता है। और इसके बाद लूसी के उसके ऊपर हमला करने से पहले बेरिल तेजी से उसकी ओर जाकर उस पर अपने तलवार के पीछे से हमला करने वाला था, क्योंकि वो लूसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन लूसी यहाँ एक काफी बड़ा फायर अटैक करके बेरिल को खुद से दूर कर देती है और इसके बाद वो चुटकी बजाकर फिर से बेरिल के ऊपर काफी सारे आग के गोले कर देती है। अब बेरिल उन आग के गोलों से बचने लगता है, पर वो हमले बहुत ज्यादा थे जो उस पर लगातार हो रहे थे। दोस्तों, बेरिल आज पहली बार किसी जादूगर से लड़ रहा है और जैसे ही बेरिल पर आग के हमले होना बंद होते हैं, लूसी उसके ऊपर बर्फ की चट्टान गिरा देती है, पर बेरिल से उसी की ओर फेंक देता है। सो लूसी इस चट्टान को आग से उड़ा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बेरिल उस पर हमला करने जाता है, पर लूसी का मैजिक बेरिल को दूर फेंक देता है। लूसी कहती है, सच में तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर हो, पर अब वक्त आ गया है। और अगले ही पल में बेरिल को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। वो देखता है कि लूसी अब उस पर जो हमला करने वाली है उससे वो मारा जाएगा। पर अगले ही पल में लूसी नॉर्मल होकर कहती है, मैं भी क्या बच्चों की तरह तुमसे लड़ने लगी? बेरिल पूछता है, अगर तुमने वो हमला मुझ पर किया होता तो क्या होता मेरे साथ? लूसी कहती है कि तुम जलकर खाक हो जाती, लेकिन सच में तुम वाकई स्ट्रॉन्ग हो। बेरिल कहता है, कैसा मजाक कर रही हो तुम? मैं अब तक अपने पिता को भी हरा नहीं पाया हूँ। अगर तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करती तब मैं तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाता। लूसी कहती है, मेरे तुम पर इस तरह हमला करने के बावजूद भी तुम जरा भी गुस्सा नहीं दिख रहे। वो कहता है, गुस्से का तो नहीं पता, पर मैं चौंक जरूर गया था। ये बात सुन लूसी हंसते हुए कहती है, तुम्हें कभी कभार हमारे मैजिक इंस्टीट्यूट में आना चाहिए। वो कहता है, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। अब अगले दिन जब बेरिल अपना काम करने के बाद जा रहा होता है, उसके पास फैसल आती है
वो यहाँ पर रॉयल नाइट्स को मैजिक पोशंस देने आई है और यहाँ वो अलग से बैरल के लिए एक मैजिक पोशन की बोतल लेकर आई है, क्योंकि उसे लूसी ने सब कुछ बता दिया है कि कल रात क्या क्या हुआ था। और हमें पता चलता है कि लूसी इस तरह यंग दिखने के लिए मैजिक का यूज करती है। कोई नहीं जानता कि उसकी उम्र असल में कितनी है। बैरल उस बोतल को लेते हुए कहता है, सच में कल रात में मरते मरते बचा हूँ। वो बहुत ताकतवर है। फेसिल कहती है, हाँ वो काफी ज्यादा ताकतवर है। कोई भी नॉर्मल जादूगर मैजिक स्पेल्स को लगातार कास्ट नहीं कर सकता है। अब तभी यहाँ एल्यूसिया आ जाती है, इसीलिए फेसिल बैरल को बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद एल्यूसिया और लिसेंड्रा दोनों बैरल से नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देने को कहती हैं और लिसेंड्रा यहाँ पर गिल्ड मास्टर की परमिशन लेकर आई है और लिसेंड्रा चाहती है कि बैरल नए एडवेंचरर्स को इस तरह ट्रेनिंग दे कि वो इमरजेंसीज के लिए भी हमेशा तैयार रहें। ये बात सुन बैरल को याद आता है जब वो पहली बार एक डंजन में गया था, लेकिन बेचारे को मॉन्स्टर से पिटकर वापस आना पड़ा था। इसीलिए बैरल कहता है, डंजन्स तो बहुत खतरनाक होते हैं। लिसेंड्रा कहती है, हाँ इसीलिए तो हमें आपकी मदद चाहिए। नए एडवेंचरर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, देखकर साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच की कैट फाइट अब तक सुलझी नहीं है, पर अब ये दोनों ही एक साथ कहती हैं कि मास्टर आपको कम से कम एक बार गिल्ड मास्टर से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। और इसीलिए अब बैरल एडवेंचरर्स गिल्ड में आता है, जो कि नाइट्स ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स के काफी करीब है। लिसेंड्रा बैरल को एक कमरे में लेकर आती है और यहाँ बैरल को मिलती है लूसी। बैरल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लूसी बताती है कि जब उसे पता चला कि बैरल यहाँ आने वाला है, तब वो उससे मिलने के लिए यहाँ आ गई। जिसके बाद यहीं बैठे गिल्ड मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनका नाम है नाइटस। वो बैरल से हाथ मिलाते हुए कहती हैं, लिसेंड्रा आपकी बहुत तारीफ करती है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर से कमाल के होंगे। देखकर लगता है कि अब यहाँ बेचारा बैरल गिल्ड मास्टर को मना भी नहीं कर सकता। अब अगले सीन में गिल्ड मास्टर कहते हैं, ये मेरा असिस्टेंट मेगन है, आप इससे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। पर तभी मेगन बैरल से पूछता है, जितना मुझे आपके बारे में पता चला है, आपको एज एन एडवेंचरर जरा सा भी अनुभव नहीं है ना मिस्टर बैरल? मैं जानता हूँ कि ब्लैक रैंक एडवेंचरर लिसेंड्रा और ऑर्डर नाइट्स की कैप्टन एल्यूसिया आपकी बहुत तारीफ करती हैं, पर डंजन के मामले में शायद आप एक नौसिखिए हैं। ये बात सुन लिसेंड्रा को गुस्सा आ जाता है। मेगन कहता है, गुस्सा मत कीजिए, मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गिल्ड की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गलत हाथों में पहुँचे। दोस्तों, बैरल तो चाहता ही यही है कि वो इस जिम्मेदारी से बच जाए, पर तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेगन? मेगन कहता है, मैं मिस्टर बैरल को मिस लिसेंड्रा और उनकी ट्विन ड्रैगन स्वॉर्ड्स के साथ मुकाबला करते हुए देखना चाहता हूँ। बेचारा बैरल। गिल्ड मास्टर पूछता है, क्या आपको ये शर्त मंजूर है मिस्टर बैरल? अब बैरल यहाँ ना नहीं कर सकता था, इसीलिए गिल्ड मास्टर इन दोनों को अब ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर आते हैं। इस मैच को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लिसेंड्रा काफी फेमस है, इसीलिए लोग उसे किसी के साथ लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। लिसेंड्रा भी खुश है क्योंकि उसे अपने मास्टर के साथ मुकाबला करने का मौका मिला है। जिसके बाद हमें लिसेंड्रा का पास दिखाया जाता है, जहाँ उसका परिवार फलों और सब्जियों की ट्रेडिंग करता था। पर अचानक ही एक यात्रा के दौरान एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर इनकी घोड़ागाड़ी पर हमला कर देता है। पूरी घोड़ागाड़ी टूट जाती है और लिसेंड्रा एक घाटी से नदी में जाकर गिरती है और शायद उसका परिवार मारा जाता है। और इसके बाद जब उसे होश आया, तब उसकी आंखों के सामने बैरल था, जिसने उसकी जान बचाई। और इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आया और उसने उसका इलाज किया। जिसके बाद उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ था वो याद करते ही लिसेंड्रा रोने लगती है। बैरल को लिसेंड्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, पर उसने अपने माता पिता से पूछा, क्या ये बच्ची हमारे साथ रह सकती है? शायद से इसके माता पिता अब नहीं रहे और अब लिसेंड्रा इनके साथ ही रहने लगती है। जिसके बाद एक दिन वो बैरल को ट्रेनिंग करता हुआ देखती है। उसे देख बैरल से पूछता है, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? और जब लिसेंड्रा कोशिश करती है, तब बैरल नोटिस करता है कि इस बच्ची में तो टैलेंट है। जिसके बाद वो उसे तलवारबाजी सिखाना शुरू कर देता है। बैरल लिसेंड्रा के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। लिसेंड्रा अब इनके साथ खुलने मिलने लगती है और जब बैरल के टोशो में उसके स्टूडेंट आते हैं, तब बैरल देखता है कि लिसेंड्रा खड़ी होकर बस इन्हें देख रही है। इसीलिए बैरल उसे वहां आने को कहता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिन बाद बैरल उसे बताता है कि शायद वो 2 तलवारों को एक साथ चला सकती है। लेकिन फिर एक दिन लिसेंड्रा को कुछ लोग गोद ले लेते हैं। उसे अब एक नया परिवार मिल जाएगा। लिसेंड्रा कहती है, मास्टर आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। बैरल कहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। और दोस्तों, सच तो ये है कि लिसेंड्रा बैरल को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहती थी, पर क्या ही कर सकते हैं।
जिसके कुछ सालों बाद लिसेंड्रा एक एडवेंचरर बन जाती है। उसका साथी पूछता है, इतनी जल्दी तुम गोल्ड रैंक पर आ गई, वैसे तुम एडवेंचरर क्यों बनी? पर उसके कुछ कहने से पहले ही इन्हें कुछ डाकू घेर लेते हैं। ये बंदा कहता है, जरा संभल कर, ये एक बहुत ही जाना माना डाकू है। लेकिन लिसेंड्रा उन सब पर टूट पड़ती है और उन सबको हरा देती है। और हमें पता चलता है कि लिसेंड्रा एक एडवेंचरर इसीलिए बनी ताकि वो दूसरे लोगों के साथ वैसा ना होने दे जो उसके साथ हुआ था। और आज उसे अपने मास्टर को ये दिखाने का मौका मिला है कि वो कितनी बेहतर हो चुकी है। वहीं बैरल मन में कहता है, आज मेरी स्टूडेंट मेरे सामने खड़ी है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। पर अगले ही पल में लिसेंड्रा बैरल पर हमले करना शुरू कर देती है। बैरल भी उसके हमलों से बचना शुरू कर देता है, लेकिन लिसेंड्रा की स्पीड बहुत ज्यादा थी। पर दोस्तों, लिसेंड्रा भी यहाँ पूरी कोशिश कर रही है, पर वो बैरल को एक भी हिट नहीं दे पा रही। पर यहाँ लिसेंड्रा को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि शुरुआत से ही उसका ये सपना था कि वो अपने मास्टर को अपनी ताकत दिखाए। वहीं लिसेंड्रा को देख बैरल मन में कहता है, सच में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो, मुझे तुम पर गर्व है। पर अब जैसे ही लिसेंड्रा बैरल पर हमला करने वाली थी, बैरल अपनी तलवार से उसकी तलवार को गिरा देता है और इसके बाद वो लात मार के लिसेंड्रा को भी गिरा देता है। और इसी तरह लिसेंड्रा हार जाती है। गिल्ड मास्टर कहता है, ये तो लाजवाब था। लिसेंड्रा भी कहती है, आप सच में कमाल के हैं मास्टर। पर वो कहता है, अगर ये लड़ाई 10 सेकंड और चलती तब वो हार जाता। पर तभी वहाँ आकर मेगन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी काबिलियत पर शक किया। बैरल कहता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्ड मास्टर कहते हैं, मिस्टर बैरल, अब नए एडवेंचरर्स को आप ही ट्रेनिंग देंगे। बेचारा बैरल अब तो मना कर ही नहीं सकता। अब अगले दिन दोस्तों, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। बीच वाला लड़का है पोर्टा, ब्रॉन्ज रैंक का। ये लड़की है नीड्री, ब्रॉन्ज रैंक। और ये लड़का है सार्लिकट्स, सिल्वर रैंक। और इस डंजन में इन सब की ट्रेनिंग होने वाली है। डंजन के अंदर आते ही सार्लिकट्स को कुछ मॉन्स्टर्स के इनके आसपास होने का पता चल जाता है, एक मैजिक डिवाइस के जरिए जो मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट कर सकता है। इन तीनों के सामने कुछ गॉब्लिन्स आते हैं जिन्हें ये हरा देते हैं, जो देख बैरल मन में कहता है, ये स्टूडेंट्स तो काफी हैरान हैं। अब इस डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पर लिसेंड्रा कहती है, इस डंजन में कितने कम मॉन्स्टर्स थे, ये कितनी अजीब बात है। पर अगले ही पल में सार्लिकट्स का वो मॉन्स्टर डिटेक्टिंग मैजिक डिवाइस टूट जाता है और अगले ही पल में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर पोर्टा पर हमला कर देता है। बैरल तेजी से दौड़कर बाहर आता है। पोर्टा काफी जख्मी हो चुका था और इनके सामने जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये है एक ज़ेनोग्रेबल, एक स्पेशल टाइप मॉन्स्टर। और इसी की वजह से इस डंजन में इतने कम मॉन्स्टर थे, क्योंकि ये उन सबको खा गया और अब इन्हें इसी मॉन्स्टर का सामना करना है। एपिसोड 4 की शुरुआत में बैरल कहता है, इसका सामना करना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, लिसेंड्रा के पास 2 पोशंस थे। बैरल सोचता है कि जब लिसेंड्रा इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगी उतनी देर में वो पोर्टा को ठीक कर देगा। जिसके बाद वो लिसेंड्रा की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम समझ रही हो ना? वो उसके हाथ में मार कर कहती है, हाँ मैं समझ गई, मैं जाकर पोर्टा की मदद करती हूँ। बैरल मन में कहता है, अरे तुमने गलत समझ लिया। पर अगले ही पल में वो मॉन्स्टर बैरल के सामने आ जाता है और अब बैरल को इसका सामना करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि बैरल उस मॉन्स्टर के हमलों को रोक रहा था और तभी अचानक वो उस मॉन्स्टर के पैर पर वार करता है। पर उस मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और अगले ही पल में वो मॉन्स्टर बैरल को दूर खिसका देता है। लेकिन अब तक लिसेंड्रा पोर्टा को लेकर डंजन के अंदर आ चुकी थी, पर यहाँ वो मॉन्स्टर फिर से बैरल पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और दोस्तों, अब बैरल जख्मी भी हो चुका है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बैरल की ओर आग उगलता है। बैरल बाल बाल इस हमले से बच पाता है, पर यह बहुत ही खतरनाक हमला था। और फिर जब बैरल उस मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है तब वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से बैरल पर हमला कर देता है, पर बैरल उसकी पूंछ को ही काट देता है। और इस बात से नाराज होकर वो मॉन्स्टर पहले बैरल पर आग से वार करता है और उसके बाद उसे धकेलता हुआ जंगल में पेड़ों से मारने लगता है। सो बैरल खुद को संभालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद वो मॉन्स्टर बैरल के साथ आसमान में चला जाता है और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। वो मॉन्स्टर बहुत तेज रफ्तार में आसमान में आगे बढ़ रहा था, पर बैरल उसे जोर से पकड़े रहता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बैरल को लेकर उसी जगह पर आ जाता है। बैरल उसके ऊपर से उतर चुका था और इसीलिए अब वो मॉन्स्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने नीचे की जमीन को खौलते हुए लावा में बदल देता है। ये देख बैरल एक चट्टान पर आ जाता है,
लेकिन जो जमीन का लावा था अब वो डंजन के अंदर आने लगता है और यहाँ ये तीनों पोर्टा को संभाल रहे थे। पर तभी इनके ऊपर की छत पूरी तरह से लावा में बदल जाती है और वो लावा अब नीचे भी गिरने लगता है और यही देख नीड्री चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुन बैरल समझ जाता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। वो लावा पर चलते हुए मॉन्स्टर की ओर जाने लगता है और उस पर हमले करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर आग उगलकर बैरल को खुद से दूर कर देता है। लेकिन तभी बैरल कूदता हुआ इस मॉन्स्टर की एक आंख पर वार करके उसे फोड़ देता है, जिससे इस मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है और ये अपने पंजे से बैरल की तलवार ही तोड़ देता है और बैरल की आधी टूटी हुई तलवार उसकी आंख में ही धंसी रह जाती है। पर अब बैरल टूटी हुई तलवार से कैसे लड़ेगा। पर तभी आसमान से इस मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है लिसेंड्रा और वो इसे जमीन पर गिराकर इसे खत्म कर देती है और इसके बाद वो कहती है, शुक्रिया मास्टर, आपकी ही बदौलत हम इसे मार पाए हैं। पर बैरल पूछता है, पोर्टा अब कैसा है? लिसेंड्रा बताती है कि पोषण की वजह से अब उसकी हालत में काफी सुधार है और हम देखते हैं कि ये तीनों अब सही सलामत होते हैं। बैरल कहता है, सब कुछ सही से हो गया है ना? पर लिसेंड्रा कहती है कि आज उसे पुराने दिनों की याद आ गई। बैरल को भी पुराने दिनों की याद आती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर को ये बात जानकर हैरानी होती है कि बैरल और लिसेंड्रा ने एक नेम्ड मॉन्स्टर को हरा दिया, वो भी 3 स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए। पर लिसेंड्रा यहाँ सारा श्रेय बैरल को देती है कि अगर मास्टर ना होते तो हम सभी वहाँ मारे जाते। ये बात सुन गिल्ड मास्टर बैरल से काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे एडवेंचरिंग करने का सुझाव देते हैं, पर बैरल साफ तौर पर मना कर देता है। अब गिल्ड के बाहर लिसेंड्रा कहती है, आपने उन्हें मना करके बिल्कुल सही किया, आप और वो भी एक मामूली से एडवेंचरर। पर अगले ही पल में लिसेंड्रा बैरल के सामने झुककर कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती थी। बैरल कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। पर इसके बाद वो कहती है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके साथ मिलकर लड़ने का मौका मिला। पर बैरल यहाँ कहता है, आज हम सभी मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी बदौलत बच पाए हैं। मैं खुश हूँ कि तुम बड़े होकर इतनी बेहतर बनी। ये बात सुन लिसेंड्रा शर्माने लगती है और उसे बैरल के साथ गुजारा हुआ अपना वक्त याद आने लगता है। किस तरह बैरल उसका ख्याल रखता था। वो यहाँ कुछ कहना चाहती थी पर कह ना सकी। अब ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है, चारों ओर शांति ही शांति थी और हम देखते हैं कि कुरुमी बैरल को ब्लैक स्मिथ की शॉप पर लेकर जा रही है। पर बैरल को एक बात समझ नहीं आती कि इतनी ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी एल्यूसिया आखिर इनके साथ क्यों आ रही है। पर तभी एल्यूसिया कहती है, मैं आपके साथ इसीलिए आ रही हूँ ताकि मैं आपसे ये सीख सकूं कि आप किस तरह की तलवार अपने लिए चुनते हैं। पर सच बात तो ये थी कि एल्यूसिया बैरल के कुछ काम आना चाहती थी, क्योंकि राज्य में आने के बाद से ही लिसेंड्रा और कुरूनी बैरल की मदद कर रहे हैं। यहाँ बैरल कुरूमी से उस ब्लैक स्मिथ के बारे में पूछता है जिसकी शॉप पर ये जा रहे हैं। पर हंसते हुए कुरूमी कहती है, आप जरा वहाँ पहुँचने तक का इंतजार कीजिए। जिसके बाद ये तीनों उस ब्लैक स्मिथ की शॉप पर आते हैं और ये हैं वो महाशय। इन्हें देख बैरल कहता है, बाल्डर, क्या ये तुम हो? ये कहता है, मास्टर बैरल। दोस्तों, यहाँ कुरूमी बैरल को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन एल्यूसिया इन्हें नहीं जानती। सो बैरल बताता है कि इसका नाम बाल्डर है, ये भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है और बाल्डर की उम्र बैरल से ज्यादा है। वो छोटे बच्चों के साथ बैरल के डोजो में प्रैक्टिस करता था और उसी बैच में कुरूमी पढ़ती थी। बाल्डर का सपना बचपन से ब्लैक स्मिथ बनने का था और अब उसका ये सपना पूरा हो चुका है। अब कुरूमी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे खंजर को धार धार कर दो। बाल्डर अब कुरूमी के खंजर को अच्छे से देखने लगता है। अब बाल्डर कहता है, इसका तो काम हो गया, अपने लिए एक नया खरीद लो। एल्यूसिया कहती है, पर कुरूमी तो अपने खंजर का अच्छे से ध्यान रखती है। बैरल पूछता है, कुरूमी, जब तुम अपना खंजर पकड़ती हो तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? वो कहती है, काफी अच्छा और हल्का। और यही असली दिक्कत है, एक खंजर कुरूमी के लिए उसका सही वेपन नहीं है, क्योंकि अपने हथियार के वजन को समझे बिना उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद बैरल कुरूमी से एक 2 हैंडेड स्वॉर्ड उठाने को कहता है। कुरूमी उस तलवार को उठाती है। ये तलवार बहुत हल्की तो नहीं होती, पर इसका वजन इतना ज्यादा भी नहीं होता। बैरल कहता है, तुम्हारे लिए यही तलवार सही रहेगी और इसीलिए बैरल के कहने पर कुरूमी उस तलवार को खरीद लेती है। अब इसके बाद बैरल भी अपने लिए एक अच्छी सी तलवार ढूंढना शुरू करता है। एल्यूसिया उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपनी तलवार कस्टम मेड बनवानी चाहिए, कि उसे कैसी तलवार चाहिए। पर बैरल कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक इस दुकान में लिसेंड्रा आ जाती है। पर जब लिसेंड्रा और एल्यूसिया एक दूसरे को देखती हैं, तो फिर से इनके बीच बहस होने लगती है। बैरल बहस को रोकते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो लिसेंड्रा? जिसके बाद वो बताती है कि वो जेनोग्रेबल मॉन्स्टर के इस पंजे से अपने लिए तलवार बनवाने आई है। बाल्डर पूछता है, तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 बहुत ही अच्छी तलवारें हैं,
फिर तुम्हें एक लॉन्ग स्वॉर्ड क्यों चाहिए? वो बताती है कि उसे ये तलवार बेरल के लिए चाहिए। ये बात सुन एलिसिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं मास्टर को हमारे नाइट्स ऑर्डर से एक तलवार दिलवाऊंगी। बेरल कहता है तुम दोनों को ही ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पर लिसेंड्रा कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, इसीलिए आपको ये तलवार एक्सेप्ट करनी होगी। तभी बाल्डर भी कहता है हे, अगर वो चाहती है तब तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। और अब इसीलिए बेरल लिसेंड्रा की बात मान लेता है। और यहाँ बाल्डर इस मॉन्स्टर के पंजे से तलवार बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। बेरल कहता है तुम मेरे लिए एक नॉर्मल सी तलवार ही बनाना। बाल्डर कहता है अरे बिल्कुल साधारण रहेगी। लेकिन बाल्डर की एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। वो कहता है मास्टर, क्या आप मुझे एक हफ्ते का वक्त दे सकते हैं? मैं पूरी शिद्दत के साथ इस तलवार को बनाना चाहता हूँ। बेरल कहता है चलो ठीक है, वैसे अब हम सभी को चलना चाहिए। पर तभी कुरुमी यहाँ मुस्कुराती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरुमी बेरल के साथ एक मुकाबला करने वाली है। बेरल कुरुमी को सिखा रहा है कि उसे इस टू हैंडेड स्वॉर्ड को किस तरह से यूज करना है। वो कुरुमी को ये भी बताता है कि कुरुमी तलवार के इस अनशार्पेंड पार्ट का भी यूज कर सकती है, इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ने के लिए, जिससे उसके लिए इस तलवार को स्विंग करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बेरल उसे करके भी दिखाता है। कुरुमी ये बहुत जल्दी सीख जाती है। बेरल मन में कहता है इसके डोजो से निकलने के बाद मैं इसे पहली बार कुछ सिखा रहा हूँ। हमें जानने को मिलता है कि कुरुमी एक बहुत ही मेहनती लड़की है। जिसके बाद रात हो जाती है। हम बेरल को शराब का मजा लेते हुए देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा होनहार हैं। शराब पीने के बाद अब वो यहाँ से चला जाता है। अब घर जाते हुए बेरल सोच रहा था कि कुरुमी एक बहुत ही कमाल की तलवारबाज बनेगी। लेकिन तभी उसके बगल से कोई शख्स गुजरता है और शायद से ये शख्स उसका पर्स चुराना चाहता था, पर बेरल उसे पकड़ लेता है। और जब ये शख्स बेरल से अपना हाथ नहीं छुड़वा पाता तब ये बेरल के ऊपर मैजिक अटैक कर देता है, एक काफी खतरनाक हमला, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। बेरल को यहाँ कुछ नहीं होता, पर वो हैरान था क्योंकि ये शख्स एक मैजिक यूजर था। जिसके बाद हम उस शख्स को किसी घर में आते हुए देखते हैं। वो शख्स यहाँ कुछ लोगों के पास आकर उसने आज जितनी भी चोरियां की उसके पैसे दे देता है। वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत कम है, पर एक बंदा कहता है अरे चोरी करने के लिए कितनी मेहनत करती है, इसे भी उसका हक मिलना चाहिए, है ना मीवी? यानी कि दोस्तों ये शख्स एक छोटी लड़की है और यहाँ ये नोटिस करती है कि इसकी कोई चीज गिर गई है और ये चीज गिरी थी बेरल के पास। बेरल उस चीज को उठा लेता है। ये शायद से कोई अंगूठी है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुरुमी अपनी टू हैंड स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी ओर हैंडब्लेड्स बेरल के साथ मुकाबला कर रहा है। वो बेरल की ओर हमला करने जाता है और चुपके से बेरल पर एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद भी बेरल उसे हरा देता है। पर इसके बाद बेरल कहता है तुम काफी तेजी से इम्प्रूव कर रहे हो, पर वो कहता है अभी तो मुझे और भी मेहनत करनी है। जिसके बाद बेरल कुरुमी को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है और कहता है कि तुम टू हैंड स्वॉर्ड के साथ काफी अच्छे से कंपैटिबल हो रही हो। हैंडब्लेड्स कहता है हम नाइट्स को खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा क्योंकि हाल ही में टाउन में चोरियां काफी बढ़ गई हैं और शायद से ये काम चोरों के एक ग्रुप डार्क हैंड ऑफ ट्विलाइट का है। ये सुन बेरल मन में कहता है कितना अजीब नाम है ये। तभी हैंडब्लेड्स कहता है वो चोर बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। बेरल कहता है तुम लोग भी कुछ कम ताकतवर नहीं हो, पर खुद को इम्प्रूव करते रहना काफी अच्छी बात है। जिसके बाद बेरल हैंडब्लेड्स को ये नेकलेस दिखाता है। इसे देख कुरुमी कहती है मास्टर, क्या आप इसे किसी को गिफ्ट करने वाले हैं? इससे पहले कि बेरल कुछ कहता कुरुमी कहती है कहीं आप ये कमांडर को तो नहीं देने वाले ना? और ये बात सुन बेरल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद बेरल उन्हें समझाता है कि कल रात किसी ने उसका पर्स चुराने की कोशिश की, पर बेरल ने उसे पकड़ लिया और भागने के दौरान उसका ये नेकलेस गिर गया। पर कुरुमी कहती है कितनी अजीब बात है, मैजिक का यूज करने वाला कोई शख्स इस तरह से चोरी कर रहा है, वो तो आसानी से एक विजार्ड या फिर एडवेंचरर बन सकता है। सो हैंडब्लेड्स कहता है कि मैजिक एक्सेसरीज काफी ज्यादा महंगी होती हैं, शायद उसने ये कहीं से चुराई होगी। और जब कुरुमी पूछती है कि वो इस नेकलेस का क्या करेगा, तो बेरल बताता है कि वो इसे इसके रियल ओनर को वापस करना चाहेगा। हैंडब्लेड्स कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको इसे नाइट्स ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स में जमा कर देना चाहिए। अब उस नेकलेस को हेडक्वार्टर्स में जमा करने के बाद
जाते हुए बेरिल यही सोच रहा था कि वो छोटी सी बच्ची आखिर ऐसा क्यों कर रही होगी। तभी उसे कुछ बोर्ड्स दिखाई देते हैं और वो कहता है, मैं हमेशा होटल में तो नहीं रह सकता, मुझे अपने लिए घर ढूंढना होगा। पर इन सभी घरों के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हैं। पर तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो शायद से कुछ ढूंढ रही थी। सो बेरिल उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम कोई नेकलेस ढूंढ रही हो? ये बात सुनते ही वो लड़की बेरिल पर हमला कर देती है और कहती है, मुझे वो नेकलेस वापस दो। बेरिल उससे कहता है कि अरे शांत हो जाओ, वैसे मैंने वो नेकलेस नाइट्स ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स में जमा कर दिया है। चलो अब वहाँ जाकर तुम्हारा नेकलेस वापस लाते हैं, क्योंकि ये प्रूव करना कि वो नेकलेस तुम्हारा है इसमें काफी वक्त लगेगा। अब उस लड़की को ना चाहते हुए भी बेरिल के साथ चलना पड़ता है। बेरिल मन में कहता है, मैंने आज तक बहुत बिगड़ैल बच्चों को देखा है, पर ये तो अलग ही लेवल की है। यहाँ ये लड़की बेरिल की ओर देखती तक नहीं। बेरिल सोचता है कि शायद इस लड़की को सही और गलत के बीच का फासला पता है। जिसके बाद बेरिल को वो नेकलेस मिल जाता है, लेकिन नेकलेस इस लड़की को देने से पहले वो कहता है, मुझे तुमसे जरा बात करनी है। और तभी वहाँ एल्यूसिया आ जाती है और इस लड़की को देख पूछती है कि ये कौन है मास्टर, कहीं ये आपकी सीक्रेट चाइल्ड तो नहीं है ना? बेरिल कहता है नहीं। अब अगले सीन में बेरिल एल्यूसिया को सब कुछ बता चुका है और ये लड़की कहती है, सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझे छू तक नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बेरिल कहता है, इसने सही कहा, इसके अलावा मैं इसे जेल में भी नहीं भेजना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये नेकलेस तभी दूंगा जब तुम चोरी करना छोड़ दोगी। जिस पर वो लड़की कहती है, भला ऐसा क्यों, आखिर वो नेकलेस मेरा ही तो है। तभी एल्यूसिया कहती है, तो तुम चोरी करना नहीं छोड़ूंगी, वैसे तुम मैजिक का भी यूज कर पाती हो है ना? अगर तुम्हारे पास ये टैलेंट है तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बेरिल भी कहता है, देखो हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम हमें बता सकती हो। सो अब वो लड़की इन्हें बताती है कि इसे किसी को 50 लाख रुपए देने होंगे और वो शख्स इसकी मरी हुई बहन को जिंदा कर देगा। और क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए इस लड़की ने चोरी करना शुरू कर दिया। बेरिल समझ जाता है कि वो लोग इसे बेवकूफ बना रहे हैं और तभी एल्यूसिया भी यहाँ से चली जाती है और ये दोनों अब यहाँ अकेले रह जाते हैं। बेरिल पूछता है, तुम कुछ खाओगी नहीं? वो कहती है, मुझे नहीं खाना, और उसके पेट से तो आवाज आ रही थी, इसीलिए बेरिल जाकर इसके लिए कुछ खाने को लाता है। वो लड़की इसे खाना शुरू कर देती है। बेरिल से कहता है, देखो मुझ जैसा एक बुरा आदमी शायद तुम्हारी ज्यादा मदद ना कर सके, पर कम से कम हम बातचीत तो कर ही सकते हैं। तुम मेरी बात मानो, सब कुछ सही हो जाएगा। और अब शायद तुम्हें मुझे अपना नाम भी बता देना चाहिए। वो कहती है, म्यूई फेया, ये है मेरा नाम। और इसके बाद बेरिल से उसका नेकलेस वापस कर देता है। नेकलेस पाकर वो लड़की काफी खुश होती है और अब वो वहाँ से जाने वाली थी और तभी यहाँ लूसी आ जाती है। बेरिल समझ जाता है कि एल्यूसिया लूसी को लेने गई थी। वो म्यूई से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम मैजिक का यूज कर सकती हो, वैसे मैं लाइब्रेरियन मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हूँ लूसी। पर म्यूई कहती है, तुम बस एक छोटी सी बच्ची हो। पर अगले ही पल में लूसी चाय के कप को ही जलाने लगती है और कहती है, ये ठंडी चाय गर्म हो गई, अब तुम इसे पी सकती हो। बेरिल मन में कहता है, ये इसके साथ तो अच्छे से बिहेव कर रही है, मुझसे क्या दुश्मनी थी फिर। और जब लूसी म्यूई से मैजिक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने को कहती है, तब वो चिल्लाकर कहती है कि उसके पास इसके लिए वक्त नहीं है, उसे जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करके एक जादूगर से अपनी बहन को जिंदा करवाना है। पर लूसी कहती है कि मरे हुए को जिंदा करने का कोई मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब बेरिल यहाँ कुछ कहने की कोशिश करता है लूसी से, सो एल्यूसिया कहती है कि मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे लगता है कि कमांडर लूसी को ही इस सिचुएशन को संभालना चाहिए। पर मीवी कहती है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, किस तरह जब मीवी अपनी बहन की मौत पर रो रही थी, तब उस शख्स ने किस तरह अपने मैजिक से उसकी बहन को पल भर के लिए जिंदा कर दिया था। और अगर लूसी उसे 50 लाख रुपए दे दे, तब वो शख्स उसकी बहन को पूरी तरह से जिंदा कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए। लूसी कहती है, तुम्हें ऐसे शख्स की बातों पर यकीन है जिसने तुम्हें चोरी करने के लिए मजबूर किया। पर बेरिल मन में कहता है, एक छोटा सा बच्चा जिसे दुनियादारी की कोई जानकारी ना हो, आखिर वो और क्या करेगा। लूसी कहती है, वो शख्स तुम्हारी मरी हुई बहन का फायदा उठाकर तुमसे बस पैसे ले रहा है, और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो ठीक है, अगर वो शख्स सच्चा हुआ और मैं झूठी हुई तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। चलो अब मुझे उस शख्स के पास लेकर चलो। एल्यूसिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर लूसी कहती है, तुम नहीं, बेरिल मेरे साथ चलेगा। अब बेरिल भी यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे भी म्यूई की काफी चिंता हो रही थी और वो भी उस कमीने को सबक सिखाना चाहता है। अब उसके साथ जाते हुए हमें पता चलता है कि लूसी बचपन से ही अपनी बहन के साथ रही है। इनके कोई पेरेंट्स नहीं है। जहाँ म्यूई पैदा हुई वो है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ काफी सारे अनाथ लोग रहते हैं। जिसके बाद लूसी पूछती है, क्या अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं? म्यूई इन दोनों को
उस जगह तक लेकर आती है। ये जगह मेन रोड से बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन इन डार्क हैंड ऑफ द ट्यूलाइट का सामना करने के लिए बेरिल के पास बस एक लकड़ी की तलवार है। पर तभी म्यूई कहती है कि ये दरवाजा खुलता नहीं है, हमें पीछे के दरवाजे से जाना होगा। ये सुन लूसी इस दरवाजे को ही उड़ा देती है। इनके सामने यही कुछ बुरे लोग आते हैं और जैसे ही एक बंदा लूसी पर हमला करने वाला था, लूसी उसे अपने मैजिक से उड़ा देती है और इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं इस लीडर से जाकर बात करती हूँ। बेरिल, तुम इन्हें संभालो। अब बेरिल बेचारा एक लकड़ी की तलवार से इतने सारे लोगों का सामना करेगा। पर तभी एक बंदा कहता है, म्यूई, तुमने इन लोगों को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और जैसे ही वो म्यूई पर हमला करने जाता है, बेरिल आकर इसी पर हमला कर देता है। अब नीचे के फ्लोर पर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसकी आवाज इस लीडर को भी आ जाती है और इतनी देर में लूसी भी इसके पास पहुंच जाती है। लूसी कहती है, ओह, तो तुम हो वो आदमी जो उस बच्ची से झूठ बोल रहा है कि तुम मरे हुए को जिंदा कर सकते हो। ये शख्स कहता है, वाह, मैजिक कॉर्प्स की कमांडर बस ये जानने के लिए यहाँ आई है। और अगले ही पल में ये बंदा अपने मैजिक का यूज करके लूसी पर आइस से हमला कर देता है। पर पल भर में ही लूसी उस पूरी बर्फ को पिघला देती है। सो अब वो बंदा अपने दोनों हाथों से सभी ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ाने लगता है। लूसी समझ जाती है कि ये शख्स मैजिक एक्सेसरीज का यूज करके मरे हुए लोगों की बॉडीज को इसी तरह हिलाता है। तभी लूसी इसकी ओर फायर अटैक करती है पर वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। पर अब ये शख्स भी लूसी की ओर फायर अटैक करने वाला था, लेकिन अचानक ही कुछ बहुत अजीब होता है। इस शख्स में एक हमला आकर लगता है और ये घुटनों के भर गिर पड़ता है। लूसी कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे जीत पाओगे? वहीं बेरिल भी इन सब टुच्चे मुच्चे गुंडों को अच्छे से धो रहा था और इसी तरह वो इन सबको हरा देता है। म्यूई देखकर हैरान थी कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है इस बॉस को लेकर। लूसी इससे कहती है, अगर तुम फिर से पिटना नहीं चाहते तो जल्दी से सच सच बोल दो। वो बताता है कि मरे हुए को जिंदा करने का कोई मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। सच जानकर म्यूई को बहुत दुख होता है। लूसी अब यहाँ से जाने लगती है ताकि वो नाइट्स को इस जगह के बारे में बता पाए और बेरिल यहीं रुकता है म्यूई के साथ। और जहाँ वो लीडर म्यूई की बहन की लाश को रखता था, अब वो लाश भी यहाँ नहीं है। म्यूई के पास सिर्फ बची है तो अपनी बहन की ये अंगूठी। म्यूई के पास अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी और उसके साथ अब क्या होगा। बेरिल कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। म्यूई रोते हुए कहती है, उन लोगों ने भी मुझसे यही कहा था और आखिर में उन्होंने सिर्फ मेरा और मेरी बहन का फायदा उठाया। बेरिल कहता है, हर कोई बुरा नहीं होता। म्यूई पूछती है, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और इसके पहले तुम उस लीडर पर भी कितना गुस्सा जता रहे थे, मेरी इतनी चिंता क्यों? बेरिल कहता है, मैं नहीं जानता। मुस्कुराकर म्यूई कहती है, तुम काफी अजीब हो। अब इसके बाद रॉयल नाइट्स कमांडर आकर इन सभी गुंडे चपाटी को गिरफ्तार कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो लीडर है, इसके पास ऐसे मैजिकल आइटम्स हैं जो इसके पास होना नामुमकिन है। शायद से कोई और इस पूरी साजिश के पीछे है। जिसके बाद हैमलेट्स और एल्यूसिया यहाँ से चले जाते हैं पर कोई एक शख्स था जो छुपकर ये सब देख रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी म्यूई को अपने साथ लेकर जाने लगती है। बेरिल भी अपने रास्ते पर निकल जाता है पर तभी अचानक ये शख्स कुछ करता है जिससे डार्क हैंड ऑफ ट्यूलाइट का लीडर चमकते हुए फट जाता है। और इसके बाद हम उस शख्स को किसी के साथ देखते हैं। वो इस दूसरे शख्स से कहता है, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ काफी सारी लाशें रखी हुई थी। हमें एक शख्स की आवाज आती है। वो कहता है, अब मैं इन सभी लाशों से भगवान का चमत्कार करूंगा, वो भी अपने हाथों से। कौन है ये शख्स? एपिसोड 6 शुरू होता है और एल्यूसिया बेरिल के पास आती है उसे कुछ बहुत ही जरूरी बताने के लिए। वो उसे बताती है कि उस लीडर को ले जाते वक्त अचानक ही वो फट गया और उन्हें उसकी बॉडी के अंदर से एक मैजिक आइटम मिला जिसे इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसके अलावा उस लीडर के पास ऐसे एडवांस मैजिकल आइटम्स मिले जो उसके पास होना नामुमकिन था। ये सुन बेरिल मन में कहता है, जरूर से इन सब के पीछे किसी का हाथ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाल्डर ने बेरिल की तलवार बना दी है। बाल्डर के लिए ये काम कर पाना काफी मुश्किल था पर उसे मजा भी बहुत आया। तभी गुरुमी कहती है कि ये तलवार कितनी अमेजिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अब ट्रेनिंग हॉल में वापस जाने लगे हैं। पर दोस्तों, बेरिल का इंतजार लूसी यहाँ पहले से ही कर रही थी, इसीलिए अब बेरिल को लूसी के साथ जाना पड़ता है। वो उसे अपने घर लेकर आती है और हमें जानने को मिलता है कि लूसी इस वक्त म्यूई को मैजिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए समझा रही है। अब इसके बाद मिस लूसी बेरिल का इंट्रोडक्शन आईब्रो हॉलमैन नाम के इन महाशय से करवाती हैं, जो कि चर्च ऑफ स्फीन के पुजारी हैं।
स्फेनिडियाडवानिया नामक राज्य से। बेरल को समझ नहीं आता कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। लूसी कहती है उस लीडर के पास से हमें जितने भी मैजिकल आइटम्स मिले उन सबको स्फेनिडियाडवानिया राज्य में बनाया गया है और इन्हें बनाने वाला शख्स रेवियस सर्लियन नामक बाइशॉप है। इन मैजिक आइटम्स के बदले में उस बाइशॉप ने उस लीडर से डेड बॉडीज कलेक्ट करवाई हैं और इसके बाद उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद रखने के लिए उस लीडर को मरवा डाला। बेरल को समझ नहीं आता कि एक बाइशॉप आखिर डेड बॉडीज क्यों कलेक्ट करेगा। लूसी बताती है इस फीनी मिरेकल के लिए। मिस्टर हॉलमैन कहते हैं ये एक ऐसा मिरेकल है जिसे सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा करना। पर मैं नहीं जानता ये बात सच भी है या नहीं, इसे बस किस्से कहानियों में बताया गया है। पर बाइशॉप सार्लियन इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाला है और इस वक्त वो इसी लाइबेरियस किंगडम में है। लूसी बताती है कि नाइट्स ऑर्डर ने उसे एज अ विटनेस बुलाने का फैसला किया है, लेकिन अगर वो अपने राज्य में वापस भाग गया तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिस्टर हॉलमैन कहते हैं इसीलिए मिस्टर बेरल हम चाहते हैं कि अगर कभी भी कुछ भी होता है तब आप उसे पकड़ें। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर मैजिक कॉर्प्स या फिर नाइट्स ऑर्डर इस मैटर में इन्वॉल्व हुए तब ये एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा और मिस्टर हॉलमैन तो बस एक मामूली से पुजारी हैं, वो सार्लियन को रोकने की ताकत नहीं रखते। एल्यूसिया भी इस मैटर के बारे में सब कुछ जान चुकी है। लूसी कहती है सार्लियन ने जो किया है उसके लिए उसे कभी माफी नहीं मिलेगी। बेरल भी सोचता है कि शायद वो मियुई की बहन की डेड बॉडी को ढूंढ सके। मियुई भले ही अपनी बहन को फिर से जिंदा ना कर पाए पर कम से कम वो उसे पकड़कर रो तो सकेगी और इसीलिए बेरल ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद जब बेरल यहाँ से जा रहा होता है तो दरवाजा खोलते ही उसे सामने मियुई नजर आती है। हमें जानने को मिलता है कि मियुई कुछ खरीदने के लिए गई थी। वो दूसरी ओर मुंह करके बेरल से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बेरल कहता है देखकर लगता है कि यहाँ तुम्हारा ख्याल काफी अच्छे से रखा जा रहा है। पर मियुई पूछती है आखिर तुम सभी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें ठगने की कोशिश की लेकिन फिर भी तुम लोग मेरा ख्याल रख रहे हो। आखिर मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये सब सुन बेरल उससे कहता है मियुई बच्चों को ये सब सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। वो कहती है मुझे बच्चा समझना बंद करो। पर वो कहता है लेकिन मुझे तो तुम बच्ची ही लगती हो और अगर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तब उन्हें सजा नहीं मिलती बल्कि उन्हें सिखाया जाता है कि गलतियों को सुधारे कैसे। तुम्हारे सामने तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य है, मुझसे भी ज्यादा सुनहरा। और अगर अब भी तुम मेरी बात से कन्विंस नहीं हुई तो बड़े होने पर मुझे अच्छा सा डिनर करवाना, फिर हमारा हिसाब बराबर। वो रोते हुए कहती है मजाक उड़ाना बंद करो। और अब बेरल यहाँ से चला जाता है। बेरल यहाँ से आगे बढ़ता है और यहाँ ये दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं रात में हम बाइशॉप सार्लियन को देखते हैं और यहाँ इसके आदमियों ने घोड़ा गाड़ियों में लाशों को भर दिया है। बेरल छुपकर हर एक चीज पर नजर रख रहा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है उसके सामने एक शख्स आ जाता है और वो कहता है तुम ही ने ट्यूलाइट के आदमियों को हराया था है ना? पर बेरल कहता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बाइशॉप को तो कल नाइट्स ऑर्डर ने बुलाया है। लेकिन काफी सारे लोग बेरल को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तीनों एक साथ स्पेल चैंटिंग करके अपनी पावर को इनहेंस कर लेते हैं और इसके बाद बिजली की रफ्तार के साथ बेरल के करीब आकर एक साथ उस पर हमले करने लगते हैं। पर बेरल इन सबको रोक लेता है और दोस्तों इन सब ने एक मैजिक स्पेल का यूज करके अपनी फिजिकल पावर को बूस्ट कर लिया है। पर अब बेरल भी यहाँ सीरियस हो जाता है। जैसे ही एक बंदा उस पर हमला करने आता है वो उसके हमले से बच उसे तलवार से काट देता है। लेकिन इसके बाद बाकी सब उस पर एक साथ हमला करने के लिए आते हैं। बेरल भी यहाँ परेशान हो जाता है पर अगले ही पल में इन सभी में कोई मैजिक स्पेल आकर लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बेरल की मदद के लिए फैसल आ चुकी है। साथ ही यहाँ कुरुमी भी है। बेरल पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों कहती हैं इत्तेफाक से हम यहीं से गुजर रहे थे और ये एक सफेद झूठ है यहाँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैसल और कुरुमी अब इन लोगों से लड़ने लगती हैं और साथ ही इन्हें हराने भी लगती हैं। बेरल भी उस पर हमला करने आ रहे एक बंदे का हमला रोक लेता है और अगले ही पल में जैसे ही उस मैजिक स्पेल का असर खत्म होता है ये बंदा यहीं गिर पड़ता है। लेकिन इसके बाद यहाँ और भी ज्यादा लोग आने लगते हैं। फैसल कहती है मास्टर आप जाइए यहाँ से। सो अब हम देखते हैं कि बेरल अब उस चर्च में आ जाता है जहाँ पर वो बाइशॉप है। लेकिन यहाँ बाइशॉप के पास उसका हुक्म का इक्का है। अब बेरल जैसे ही यहाँ आता है हम देखते हैं कि ये बाइशॉप एक स्पेल की चैंटिंग करता है और इसके बाद ताबूतों में से मरे हुए लोग बाहर निकलने लगते हैं और वो बेरल को घेर लेते हैं। और इसके बाद मियुई की मरी हुई बहन भी खड़ी हो उठती है
जो देख बैरल के होश उड़ जाते हैं। ये सारे मरे हुए लोग बैरल को घेर लेते हैं। वो बाइशॉप और उसका आदमी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही एक शख्स बैरल पर हमला करने वाला था, बैरल उसे काट देता है। पर इसके बावजूद भी वो मरता नहीं, क्योंकि वो पहले से मरा हुआ है और बैरल का पैर पकड़ लेता है। सो बैरल अब उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसका पूरा शरीर जल जाता है। और फिर अगले ही पल में बैरल बाकी सबकी गर्दनें भी काट देता है, जिससे वो सब गायब हो जाते हैं। और अब बचती है तो सिर्फ मीवी की बहन। लेकिन बैरल उसे मारता नहीं और अपने सीने से लगा लेता है और फिर उससे माफी मांगते हुए उसकी गर्दन काट देता है। इस चांदनी रात में मीवी की बहन जलते हुए गायब हो रही थी और पल भर में ही वो धुआं बनकर गायब हो जाती है और बचती है तो सिर्फ उसकी अंगूठी। बैरल के भी यहाँ आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन अब बैरल को सामना करना होगा बाइशॉप के इस आदमी का, और ये अपनी फिजिकल पावर को बूस्ट करके बैरल के साथ लड़ना शुरू कर देता है। बैरल को इसके हिट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगते हैं और तभी ये बंदा बैरल को जख्मी भी कर देता है। बैरल समझ जाता है कि ये बंदा दूसरों से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर अगले ही पल में बैरल इसकी ओर तेजी से बढ़कर इसे भी जख्मी कर देता है। लेकिन इसके बाद ये बंदा एक अजीब सा खंजर निकालकर उसे अपने ही पेट में दे मारता है, जिससे इसकी पावर्स और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती हैं। जिसके बाद ये फिर से बैरल के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। बैरल बहुत ज्यादा जख्मी हो रहा था, लेकिन बैरल फैसला कर चुका था कि वो इस लड़ाई को हारेगा नहीं, और इसीलिए अब वो इसके अगले हमले से बचकर इस पर 2 डायरेक्ट हिट करता है, जिससे इसका बहुत खून बहने लगता है। पर इसके बावजूद भी ये बैरल से लड़ने की कोशिश करता है, जिससे इसका और खून बहता है। और अब इतनी बुरी हालत होने के बाद भी ये बंदा आगे बढ़ता है। इसे बेहिसाब दर्द होता है, इसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। वो यहाँ अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन इस बार ये बैरल पर हमला नहीं कर पाता और वहीं गिर पड़ता है। पर गिरने के बावजूद भी ये फिर खड़ा होने की कोशिश करता है। बैरल पूछता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो कहता है, तुम कभी नहीं समझोगे। और यही कहकर वो यहाँ मर जाता है। जिसके बाद बैरल देखता है कि फैसल और कुरुमी ने उस बाइशॉप को बंदी बना लिया है। जिसके बाद बैरल इन दोनों को शुक्रिया कहता है। बाइशॉप कहता है, ओह, तो तुमने उसे हरा दिया। बैरल गुस्से में कहता है, तुमने उन लोगों के मरे हुए शरीरों के साथ कितना गलत किया। पर बाइशॉप कहता है, मेरे पकड़े जाने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। इस फिनिटी आडवानिया का खत्म होना तय है और इस दुनिया को बचाने के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। पर बैरल को कुछ समझ नहीं आता। अब अगले दिन हम बैरल को लूसी के साथ देखते हैं। वो कहता है, आखिर में मैं मीवी की कोई मदद नहीं कर पाया। सो लूसी कहती है, अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारा इनाम देने का। वो बैरल को एक घर पर लेकर आती है और यही घर बैरल का इनाम है, जो लूसी बैरल को तोहफे में दे रही है। बैरल जैसे ही इस घर का दरवाजा खोलता है, उसे अंदर मीवी नजर आती है, जो झाड़ू लगा रही थी। लूसी कहती है, मीवी, तुमने अपना फैसला कर लिया? लूसी मीवी से बात कर चुकी है और मीवी स्कूल जाने के लिए राजी हो चुकी है। बैरल कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? लूसी बताती है कि मीवी बैरल के साथ ही रहेगी, क्योंकि स्कूल जाने के लिए उसका एक गार्जियन होना जरूरी है और जितने भी कानूनी कागजात हैं उन पर बैरल ही मीवी का गार्जियन बनेगा। लूसी कहती है, मीवी, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि इस आदमी ने कल रात अपनी जान दांव पर लगाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। पर मीवी एक कमरे का दरवाजा खोल कहती है, अब से ये मेरा कमरा है। भाई लोग, बैरल तो बिना शादी के ही पापा बन गया। पर कुछ भी कहो, वो खुश है, क्योंकि एट द एंड सब सही हो गया। एपिसोड 7 के शुरू होते ही बैरल हमें बताता है कि लूसी के द्वारा दिया गया ये घर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो मीवी और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और वो और मीवी इस घर में अकेले रहते हैं। बैरल यहाँ मीवी से पूछता है कि उसे खाने में क्या पसंद है। मीवी कहती है, बस खाने लायक हो, कुछ भी चलेगा। जिसके बाद बैरल पूछता है, क्या मैं वो तुम्हारे कल के कपड़े धो दूं? पर वो कहती है, नहीं, मैं खुद धो लूंगी। पर दोस्तों, मीवी कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल ही नहीं करती और इसके अलावा बैरल को ऐसा लगता है जैसे मीवी उससे जानबूझकर थोड़ा दूर रह रही है। पर तभी मीवी पूछती है कि क्या वो टॉयलेट यूज कर सकती है। बैरल कहता है, तुम्हें हर बार ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है मीवी। जो सुन वो कहती है कि ठीक है, तो मैं इजाजत नहीं मांगूंगी। अब अगले सीन में बैरल मीवी के साथ बाजार आता है और वो फैसला करता है कि उसे अपनी और मीवी के बीच की दूरी को दूर करना होगा।
इसीलिए वो इन दोनों के खाने के लिए एक डिश खरीदता है और ये डिश कुरुमी और फैसल को बहुत पसंद है। बेरिल पूछता है तुम्हें ये कैसी लगी? वो कहती है काफी अच्छा है। जिसके बाद बेरिल म्यूई को एक थिएटर में लेकर आता है जहाँ नाटक वगैरह होते हैं। बेरिल ने भी आज तक कोई नाटक नहीं देखा है और इसी तरह वो शो देखते हुए इन्हें शाम हो जाती है। और अब वापस आते हुए बेरिल उस शो के बारे में म्यूई से बात करने की कोशिश करता है और यहाँ बेरिल को इस शो में हीरोइन थोड़ी सेल्फिश लगती है, वहीं म्यूई को हीरो सेल्फिश लगता है। अब अगले दिन म्यूई के ना चाहने के बावजूद भी बेरिल उसके साथ स्कूल जा रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों उस मैजिक स्कूल में पहुंचते हैं। बेरिल अपने चारों ओर देख रहा था, बच्चे मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी यहाँ किनेरा फीने नाम की एक मोहतरमा आती हैं, जो कि एक टीचर है और क्योंकि म्यूई इस मैजिक स्कूल में ट्रांसफर हुई एक स्टूडेंट है, इसीलिए मिस फीने कहती हैं चलिए मैं आपको पूरा स्कूल अच्छे से दिखा देती हूँ। बेरिल कहता है हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। म्यूई भी थोड़ी अजीब ढंग से शुक्रिया कहती है। जिसके बाद मिस फीने उन्हें स्कूल के अंदर लेकर आती हैं। यहाँ मिस फीने पूछती हैं वैसे हमारा स्कूल आपको रिकमेंड किसने किया था? बेरिल कहता है मैजिक कॉर्प्स कमांडर मिस लूसी ने। और फिर जैसे ही मिस फीने दो स्टूडेंट्स के पास से गुजरती हैं, वो स्टूडेंट्स इन्हें ग्रीट करते हैं। बेरिल देखता है कि इस स्कूल में बच्चों को अच्छे से मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। जिसके बाद मिस फीने बताती हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने आपको पर्सनली रिकमेंड किया है, इसीलिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना होगा। वैसे हमारे स्कूल में कई टाइप के डिफरेंट मैजिक सिस्टम्स हैं, जहाँ बच्चे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग अपने लिए एक सिस्टम चुन सकते हैं। म्यूई बताती है कि वो सिर्फ फायर का यूज कर सकती है। जो सुन मिस फीने कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो ऑफेंसिव मैजिक तुम्हारे लिए सही रहेगा। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मैजिक के 5 सिस्टम हैं। एक ऑफेंसिव मैजिक, डिफेंसिव मैजिक, हीलिंग मैजिक, इनहेंसिंग मैजिक और लाइफस्टाइल मैजिक। और फायर मैजिक का यूज कर पाना डिफेंसिव मैजिक में आता है। और अगर स्टूडेंट चाहे तो वो स्कूल के हॉस्टल में भी रह सकता है। ये सुविधा दूर से आने वाले बच्चों के लिए है, पर हॉस्टल में कोई भी रह सकता है। जिसके बाद मिस फीने इन दोनों को स्कूल का हॉस्टल दिखाने लगती हैं, जो कि काफी बड़ा और आलीशान था। यहाँ बच्चों के खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और हर स्टूडेंट को उसका एक पर्सनल रूम मिलता है। यहाँ नहाने की भी सुविधाएं हैं। और ये सब देखकर ये दोनों तो हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद आते हुए बेरिल यही सोच रहा था कि वो जगह बहुत अच्छी है, शायद म्यूई को वहीं रहना चाहिए, पर ये उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जिसके बाद बेरिल से पूछता है वैसे तुम क्या खाना चाहोगी? वो कहती है कुछ भी चलेगा। और इसका यही बिहेवियर देख बेरिल सोचता है क्या ये दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी? एक मिनट, कहीं मैं एक बुढ़ा हूँ इसीलिए तो ये मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। और तभी बेरिल को एक शॉप दिखती है, पर इस जगह के अंदर आते ही वो देखता है कि ये पूरी तरह से भरी हुई है। पर यहाँ उसे लिसेंड्रा दिखती है और लिसेंड्रा बेरिल को अपने पास बुला लेती है। पर इसके बाद लिसेंड्रा पूछती है वैसे मास्टर ये लड़की कौन है? बेरिल बताता है इसका नाम म्यूई है। और लंबी कहानी को शॉर्ट में बताऊं तो इस वक्त मैं म्यूई का गार्जियन हूँ और हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। ये बात सुन लिसेंड्रा को ठसका लग जाता है। जिसके बाद इनका ऑर्डर आ जाता है। बेरिल खाना खाते हुए पूछता है वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? लिसेंड्रा बताती है कि अभी के टाइम पर मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जल्द ही इस फीनी डियार्डवानिया से एक डेलीगेशन यहाँ विजिट करने आने वाला है। बेरिल इस बारे में कुछ नहीं जानता था। ये एक एनुअल मीटिंग होती है सभी एलीज के बीच और इसीलिए गिल्ड ने सभी एडवेंचर्स से साफ तौर पर कह दिया है ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, ताकि सभी लोगों की सेफ्टी बरकरार रहे। अब पेट भर खाना खाने के बाद बेरिल कहता है म्यूई तुम घर चली जाओ, मुझे जरा नाइट्स ऑर्डर्स हेडक्वार्टर्स में जाना है। और लिसेंड्रा वैसे जो म्यूई है वो जल्द ही मैजिक स्कूल में जाने वाली है, तो क्या तुम उसे थोड़ी एडवाइस दे सकती हो? लिसेंड्रा कहती है ओह तो तुम मैजिक का यूज कर सकती हो, लेकिन एक मैजिक स्कूल में अपनी पहचान बना पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे लिए हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि मास्टर तुम्हारे गार्जियन है। म्यूई कहती है मैं जानती हूँ कि ये ओल्ड मैन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओल्ड मैन सुन लिसेंड्रा को गुस्सा आ जाता है। सो बेरिल उसे शांत करता है। जिसके बाद लिसेंड्रा कहती है देखो मास्टर एक कमाल के आदमी है और ये बात हमेशा याद रखना। जिसके बाद म्यूई यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिसेंड्रा कहती है इस लड़की में मैनर्स की थोड़ी कमी है, पर इसमें काबिलियत है। बेरिल मन में कहता है और शायद इसी वजह से इसे एक सही एनवायरनमेंट चाहिए होगा। अब इसके बाद नाइट्स ऑर्डर हेडक्वार्टर्स में जब एल्यूसिया को ये बात पता चलती है कि म्यूई बेरिल के साथ रह रही है, उसके तोते उड़ जाते हैं। सो बेरिल उसे सब कुछ समझाता है और फिर पूछता है कि म्यूई के लिए हॉस्टल में रहना सही रहेगा या फिर उसी के साथ। सो तभी कुरूनी आकर कहती है कि ऑब्वियसली हॉस्टल में वहाँ बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं। पर बेरिल कहता है
पता नहीं वो बाकी बच्चों के साथ सही से घुल मिल पाएगी या नहीं। तभी हैमलेट्स आकर कहता है, मास्टर उसके लिए हॉस्टल ही सही रहेगा, वहाँ उसे अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। तभी एलुसिया भी कहती है कि अगर वो मैजिक स्कूल में पढ़ना चाहती है तब हॉस्टल ही उसके लिए सही फैसला रहेगा। अब ये सब सुनने के बाद बेरिल लूसी के पास आता है और लूसी भी उससे यही कहती है कि हॉस्टल ही म्यूई के लिए सही रहेगा। तभी वहाँ फैसल आती है लूसी को एक रिपोर्ट देने के लिए। लूसी कहती है, फैसल जब तुम मैजिक इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी तब तुम यहीं हॉस्टल में रहती थी, है ना? वो कहती है, हाँ यहाँ रहना काफी सुविधाजनक था, पर आपने मुझसे ये क्यों पूछा? लूसी बताती है, तुम्हें याद है ना म्यूई नाम की वो लड़की, उसके पास मैजिक की काबिलियत है और अभी बेरिल उसका गार्जियन है। साथ ही हमें ये भी जानने को मिलता है कि फैसल यहाँ स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाएगी। जो जान बेरिल फैसल की तारीफ करता है और दोस्तों शायद बेरिल को उसके सवाल का जवाब मिल चुका है। वो यहाँ से चला जाता है। फैसल पूछती है, मास्टर को क्या हुआ? लूसी कहती है, वो उस बात की फिक्र कर रहा है जिसकी फिक्र करने की उसे जरूरत ही नहीं है। अब बाहर बेरिल यही सब सोच रहा था। वो म्यूई के लिए एक अच्छा पेरेंट बनना चाहता था क्योंकि म्यूई के कभी कोई माता पिता थे ही नहीं, पर हॉस्टल में रहना ही म्यूई के लिए सही रहेगा। जिसके बाद बेरिल काफी सारी सब्जियां लेकर घर पहुंचता है, पर यहाँ म्यूई उसे बताती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। बेरिल कान लगाकर सुनता है, ड्रॉर में से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, इसीलिए वो इस ड्रॉर को हटाता है और यहाँ इन्हें देखने को मिलता है एक होल जिसके अंदर से कुछ चूहे बाहर निकलते हैं। बेरिल तुरंत उस होल को बंद करता है और इसके बाद सारे खिड़की दरवाजे खोल देता है और अब वो एक झाड़ू के साथ इन चूहों पर हमला करने के लिए तैयार था। वो इन्हें इस घर से बाहर जरूर निकालेगा क्योंकि अगर एक भी चूहे ने तुम्हें काट लिया तो ये खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद बेरिल झाड़ू से इन चूहों का पीछा करने लगता है इन्हें भगाने के लिए। अगर म्यूई इनकी वजह से बीमार हो गई तो म्यूई कहती है कि वो हमेशा से गलियों में चूहों के बीच रहती आई